हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। ओके। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। और फिर हम आई कॉर देखेंगे, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर हम उसकी थोड़ी एनालिसिस देखेंगे। देन फिर हम कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझेंगे। देन हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच क्या कोरिलेशन है। तो इतना कुछ हम आज के लेक्चर में ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर या डिटर्मिनेंट होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट होता है। और इस लेक्चर में हम उसी फैक्टर या डिटर्मिनेंट को डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो वी विल सी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। ओके। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फिर से मैं बताऊं तो इंक्रीज, इट इज़ द मेजर ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, इट इज़ द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो सवाल है कि फिर फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फैक्ट्री, अगर कोई नई फैक्ट्री सेटअप करता है, ठीक है, या किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में हम मशीनरीज ऐड करते हैं, या अगर हम कोई नई इक्विपमेंट्स ऐड करते हैं, या हम कोई नई टेक्नोलॉजी अगर हम कोई टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करते हैं, तो ये सारा कुछ हमारा फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब है ये तो नॉन टेंजिबल चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी मतलब जो इक्विपमेंट के साथ आती हो। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट्री मशीनरीज इक्विपमेंट, ठीक है, इनको परचेस करते हैं तो ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो कोई नई फैक्ट्री लगाना या एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में इनके स्टॉक को बढ़ा देना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, ये जो है, ये इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच जो रिलेशन है ये हमें पता चलता है हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल से। ओके, हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल। तो हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आई कॉर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आई कॉर। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी देश का टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है उस देश में विद रिस्पेक्ट टू इट्स जीडीपी, और फिर हम उस देश के आई कॉर से डिवाइड कर दें, तो हमें उस देश की अप्रॉक्सीमेट इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगा।
इस आइकॉर को हम क्या कहते हैं? ये होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी आप इस फॉर्मूले को लेकर इतना मत सोचिए, ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे टर्म, ये सब कुछ हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आइकॉर को समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉर को समझते हैं। कॉर क्या होता है? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। ठीक है, इसकी फार्मूला क्या होती है? कैपिटल अपॉन आउटपुट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉर का मतलब समझते हैं। ठीक है, कॉर का मतलब होता है कि एक यूनिट आउटपुट, देखिए डिनोमिनेटर में आउटपुट है, इसका मतलब है कि किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके कोई फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, मान लीजिए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और उससे हमने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया और वो फैक्ट्री जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इट्स टोटल आउटपुट, अगर हम वो देखेंगे तो हमें ये पता चलता है इस रेशियो से कि वन यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वन यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, ये रेशियो हमें क्या बताता है? ये रेशियो हमें बताता है, या मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, पर हमने एक नया मशीन, एक और वहीं पे एक नई मशीन, एक यूनिट लगा दी, तो जो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो जो हमारा उससे आउटपुट आया, जो प्रोडक्शन बढ़ा वो डिनोमिनेटर में, और जो हमने उस मशीन को ख़रीदने में इन्वेस्टमेंट किया था, ये रेशियो हमें बताता है कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, ओके, अब आइकॉर देखते हैं। अब आइकॉर क्या बताता है? आइकॉर ये बताता है कि अगर मान लीजिए, अगर अब यहीं पे मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है और वहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना वो आइकॉर ही था। यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे हम एक नई मशीनरी लगाते हैं, ठीक है, तो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, यानी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो ऑब्वियसली नई मशीन लगाने से आउटपुट भी बढ़ेगा, नो डाउट आउटपुट बढ़ेगा। तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। ठीक है, हमें कितना कैपिटल या इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। ठीक है, कॉर क्या बताता है? जैसे मान लिया आपने कोई फैक्ट्री लगाई, तो जो आपका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसका जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी कि एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगा है। लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में अगर हम कोई नई मशीनरी, कोई नया यूनिट सेटअप करते हैं, तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, तो हमने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया वो न्यूमरेटर में, और उस मशीन की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा वो डिनोमिनेटर में। ये रेशियो हमें बताता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, ठीक है, हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और यही आइकॉर कहलाता है। ठीक है, इसी को हम आइकॉर कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि आइकॉर क्या होता है। ठीक
ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। अब हम इसके एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इसके एनालिसिस देखते जाएंगे ये और आसान होता चला जाएगा। तो आईकॉर क्या था? आईकॉर मैंने बताया आपको, आईकॉर अभी मैंने बताया आपको, यही था आईकॉर। ओके, ये जो टर्म है इसी को आईकॉर कहते हैं। यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है नए मशीन में उससे जो आउटपुट बढ़ा, ये रेशियो बताता है कि एक एडिशनल आउटपुट के लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम दो फैक्ट्री को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है फैक्ट्री ए और यहाँ है फैक्ट्री बी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने फैक्ट्री में ए में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 8 लाख के इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ जो प्रोडक्शन की वर्थ बढ़ी वो है 2 लाख। 2 लाख का हमने 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वजह से 2 लाख की वर्थ ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी। वहीं पे दूसरा इंडस्ट्री, ठीक, सॉरी दूसरा फैक्ट्री भी, वहाँ भी हमने 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसकी वर्थ अगर मान लीजिए 4 लाख बढ़ गई, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना था 8 लाख। तो ये यहाँ पे आईकॉर कितना आएगा? यहाँ पे आईकॉर आएगा 4 और यहाँ पे आईकॉर कितना होगा? ये होगा 2। तो आप देखिए, आईकॉर मैंने बोला कि एक एडिशनल आउटपुट बनाने के लिए आपको कितना यूनिट कैपिटल लगाना पड़ रहा है। यानी एक एडिशनल आउटपुट के लिए आपको 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाना पड़ रहा है और यहाँ पे एक एडिशनल आउटपुट के लिए आपको सिर्फ 2 यूनिट ही कैपिटल लगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री बी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी फैक्ट्री बी में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की वजह से फैक्ट्री बी में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, यानी फैक्ट्री बी जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इट इज़ मोर एफिशिएंट। वेयर एज सेम इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन सिर्फ 2 लाख वर्थ बढ़ा, ठीक है, और जिसकी वजह से कि एक एडिशनल आउटपुट के लिए हमें 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। यानी कि फैक्ट्री बी की तुलना में जो फैक्ट्री ए है ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है। लेस एफिशिएंट क्यों? बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रोड्यूसिंग लेस, हियर सेम इन्वेस्टमेंट इज प्रोड्यूसिंग मोर। तो यहाँ से हमने क्या समझा? हमने समझा कि इफ़ आईकॉर इज मोर, अगर किसी भी इकॉनमी की, ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्री या इकॉनमी की अगर आईकॉर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री लेस एफिशिएंट है, ठीक है, लेस एफिशिएंट है। और अगर आईकॉर की वैल्यू कम है, अगर आईकॉर की वैल्यू कम है, ठीक है, अगर आईकॉर की वैल्यू कम है इसका मतलब है कि सिस्टम एफिशिएंट है, ठीक है। यानी लो आईकॉर शोज मोर एफिशिएंट सिस्टम, मोर एफिशिएंट इंडस्ट्री और मोर एफिशिएंट। अगर दो इकॉनमी का अगर आपको आईकॉर बोला जाए, जिसका आईकॉर कम है इसका मतलब है कि उस इकॉनमी में जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं ओवरऑल उनकी जो इफ़िशियंसी है वो बेहतर है, ठीक है। हाई अगर आईकॉर ज़्यादा है मतलब सिस्टम लेस एफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के डेटा के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं, अगर हम इंडिया के आईकॉर की बात करें,
ठीक है। अगर हम इंडिया के आईकॉर की बात करें, और ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, तो अगर हम 1970s की बात करें, 1970s लिखने का मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1971 से 1980 तक की बात कर रहे हैं, एक डिकेड को, ठीक है। तो जो भी 1971 से 1980 का जो एक डिकेड है, इसको इन शॉर्ट 1970s लिखते हैं। तो 1970s के दौरान इंडिया की जो आईकॉर थी वो थी 5.5। अगर हम 1980s में, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टाइम लाइन आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, ठीक है। तो 1980s में हमारे देश की जो आईकॉर थी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आईकॉर जो थी, यानी 1981 से 90 तक, इट इम्प्रूव्ड अलॉट फ्रॉम 5.5 टू 4.5। अगर हम 1990s की बात करें तो आईकॉर फर्दर इम्प्रूव्ड, बट इम्प्रूव्ड एट ए वेरी डिक्रीजिंग रेट, दैट इज जस्ट 4.3। और अगर हम 2000 की बात करें तो फिर आईकॉर ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन हो गया, ठीक है, 4.2। और अगर 2010 की बात करें तो इट इज़ जस्ट 4.1। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आईकॉर है, मतलब 2010 आते हैं, आप 1990 से, यानी 1991 से 2010 तक का ये जो 20 सालों का पीरियड है, आप इसमें देखेंगे कि आईकॉर जो है ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, ठीक है। इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जितना आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट बढ़ रहा है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, ठीक है, ओके। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आईकॉर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज या सिस्टम हैं, वो अपनी ऑलमोस्ट एफिशिएंसी अचीव कर लिए हैं। जब कोई सिस्टम इनएफिशिएंट होता है तो जब हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे हम कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट या ऑटोमेशन, या फिर वहाँ पे जब लेबर्स की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है, चाहे हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करें चाहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इनिशियली अगर सिस्टम लेस एफिशिएंट है तो आईकॉर जो होता है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता है। तो 1970s से 1980s इस पीरियड में आईकॉर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ, बिकॉज सिस्टम वाज लेस एफिशिएंट ड्यूरिंग 1970s और फिर वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया। बट फ्रॉम 1991 जो सिस्टम था इट बिकम्स ऑलमोस्ट एफिशिएंट, कि अब उसकी एफिशिएंसी फर्दर नहीं बढ़ रही है। इसका एक ही मतलब है कि हम जितना वर्थ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने ही लगभग वर्थ का आउटपुट क्रिएट हो रहा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो आईकॉर वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती रहेगी। यानी कि फ्रॉम 1991 टू 2010 जो भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट उतना ही वर्थ ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा आईकॉर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Now let us see process of capital formation। देखिए दो तरह से प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए दो तरह से, अगर मान लीजिए कोई हाउस होल्ड है, ठीक है, और हाउस होल्ड के पास अपनी सेविंग्स हैं या किसी फैमिली के पास अपनी सेविंग है और उस फैमिली का कोई मेंबर बिजनेस स्टार्ट करता है अपनी सेविंग से, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी
अगर सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अगर पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में जो लार्जर इन्वेस्टमेंट होता है वो फर्म्स द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो और ये जो भी कंपनीज या फर्म्स हैं ये बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक तो पैसा क्रिएट करता नहीं है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और डिपॉजिट कहाँ से आती है, पब्लिक से आती है, और पब्लिक बैंक में पैसा तभी डिपॉजिट करेगी जब पब्लिक के पास सेविंग्स होगी। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड या जो भी पब्लिक सेविंग्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड या पब्लिक सेविंग्स बैंक्स में जाती हैं, ठीक है। बैंक्स एक्सेप्ट देम इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। बेसिकली हाउस होल्ड सेविंग्स या डिपॉजिट बैंक में मेनली दो तरह के अकाउंट में जाते हैं, या तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है या फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, या उसी को रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट भी हम कह सकते हैं। तो पब्लिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में जाएगा, ठीक है। अब बैंक के पास जो ये डिपॉजिट्स हैं, तो इन डिपॉजिट बैंक के पास पैसे आ गया, तो बैंक फर्दर इसी पैसे को लोन दे सकती है, किनको, फर्म्स को। तो बैंक्स क्या देगी, लोन, किनको, फर्म्स को, बिकॉज पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद बैंक्स के पास पैसे आ गए, तो बैंक्स ने लोन दिया फर्म्स को। फर्म्स इस पैसे को लेकर जाएंगे और मार्केट में वो फिजिकल कैपिटल परचेस करेंगे, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनरी इक्विपमेंट, और फिर वो अपनी फैक्ट्री में ले आकर लगा देंगे। सो दिस विल लीड टू इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। यानी पब्लिक सेविंग्स जब बैंकों तक पहुंचती है, बैंक्स उन्हें लोन्स देते हैं फर्म्स को, फर्म्स उनसे फिजिकल कैपिटल, ठीक है, खरीदती है और जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो या तो फर्म्स मशीन्स और इक्विपमेंट्स बढ़ाती हैं, कोई नई फैक्ट्री ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं। अब बैंक्स को इन लोन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, वो बैंक की प्रॉफिट है। पब्लिक को अपने डिपॉजिट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, जो पब्लिक का प्रॉफिट है, ठीक है। तो पब्लिक अपने मनी के सेफ्टी और उस पे इंटरेस्ट पाने के लिए बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उनको लोन्स देते हैं जिस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, फर्म्स उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे फर्म की इनकम या प्रॉफिट बढ़ती है, और फिर ये सब कुछ पीछे पास ऑन होता है। यानी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी ओनर्स या फैक्ट्री ओनर्स को प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट का एक शेयर इंटरेस्ट के फॉर्म में इधर बैंक को जाएगा, बैंक उसी प्रॉफिट जो इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया उसी प्रॉफिट से पब्लिक को इंटरेस्ट देगी। तो पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, देखिए, तो अब सवाल है कि इंडिया की टोटल जो सेविंग है वो कितनी है, या अगर हम बोले इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ये अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 2021 का डेटा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30.2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है उसका अप्रॉक्सीमेटली 30.2% ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है। 2021-22 में लगभग ऑलमोस्ट यहीं पे है, ठीक है। और अगर मैं अभी करेंटली इंडिया के जीडीपी की बात करूँ तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $3.7 ट्रिलियन। ओके, इट इज़ ए ह्यूज जंप फ्रॉम $3 ट्रिलियन। ओके, अब ये तो यानी कि हमारे इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो तो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है
जो इंडिया के जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 30.2% है, और फिलहाल में इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो हाउस होल्ड्स का है। ठीक है, हाउस होल्ड्स या जनरल पब्लिक, या ठीक है हाउस होल्ड जनरल पब्लिक या फैमिलीज का है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 20% ऑफ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कॉरपोरेट्स, प्राइवेट कॉरपोरेट्स। ओके, ठीक है, प्राइवेट कॉरपोरेट्स। एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, 5% of the savings are contributed by public sector companies, okay, government companies, okay, by public sector। ठीक है, तो ये हमारे ग्रॉस सेविंग का, आप ये कह लीजिए कि अगर हम उसको ब्रेक करके देखें तो ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर आप देखिए एक टर्म जो आपने देखा कि ये आपने देखा कॉरपोरेट्स, या यहाँ पे आपने देखा पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो इनकी जो इनकम है वो कैसे होती है। तो देखिए किसी भी कंपनी की जो इनकम होती है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, अच्छा आप ये बात देखिए, अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और अगर वो कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुकी है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। तो किसी भी कंपनी की जो इनकम होती है वो होती है, ठीक है, इनकम ऑफ ए कंपनी इज रेवेन्यू ऑफ दैट कंपनी माइनस कॉस्ट। और किसी भी कंपनी के रेवेन्यू क्या होगी, मान लीजिए कोई कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्राइस P है, और अगर उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में Q क्वांटिटी सेल किया है तो टोटल रेवेन्यू P इंटू Q, और इस Q को बनाने में जो कॉस्ट आई है तो इस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ये इनकम या इसी को हम प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और इनकम, ये उस कंपनी की प्रॉफिट है। ठीक है, कंपनी के ओनर्स का प्रॉफिट नहीं है। कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है, तो ये प्रॉफिट उस कंपनी ने अर्न किया है, उसके ओनर्स ने नहीं। अब इस इनकम में देखिए ब्रेकेज कैसे होता है। अब इस मान लीजिए ये जो भी प्रॉफिट या इनकम हुआ है ये 10 लाख है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लीगल एंटिटी जो कंपनी है ये क्या पे करेगी, कॉरपोरेट इनकम टैक्स। अब कॉरपोरेट इनकम टैक्स का मैं बता दूं, अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, यानी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे 400 करोड़ से कम है, उनको कॉरपोरेट इनकम टैक्स देना होगा अपने इनकम का 25%। और ये मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, और इंडिया की कोई अपनी डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, उनको कॉरपोरेट इनकम टैक्स देना होगा 30%। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसी ऐसे कंपनी का जिसका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। ठीक है, तो वो कॉरपोरेट इनकम टैक्स कितना दे देगा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो कॉरपोरेट इनकम टैक्स कितना दे देगा, CIT। अगर 400 करोड़ से कम है टर्नओवर तो वो क्या दे देगा, 25%, यानी कि 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख वो दे देगा। ठीक है, तो 2.5 लाख अगर वो दे दिया कॉरपोरेट इनकम टैक्स, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, तो जो रिमेनिंग इनकम बचेगा वो होगा 7.5 लाख। ठीक है, इट इज़ द रिमेनिंग आफ्टर पेइंग CIT।
अब देखिए, अब इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अगर मान लीजिए ये इसका 3 लाख रुपए है, ठीक है, यानी कि 7.5 लाख में से 3 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कंपनी ने इसे वापस अपने एक्सपेंशन में लगा दिया। अगर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में अगर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है, तो जो कंपनी CIT के बाद जो कुछ प्रॉफिट बचा था, उसका जो पोर्शन कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट करती है, उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना बचेगा? 4.5 लाख, ओके। और अब ये वो प्रॉफिट है जो उस कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये 4.5 लैक्स अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो उनके इक्विटी या शेयर के हिसाब से बढ़ जाएगा, और अगर ओनर्स हैं तो उनके अपने शेयर या कंट्रीब्यूशन पे हिसाब से बढ़ जाएगा, और इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है किसी भी कंपनी का। अगर कोई कंपनी इनकम करती है तो सबसे पहले वो कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, तो वो एक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करेगी। उसके बाद जो कुछ बचता है उसका जो पोर्शन इन्वेस्ट कर देगी कंपनी खुद को एक्सपेंड करने में, वन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो ओनर्स के पास बचेगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविडेंड। अब ये डिविडेंड किनके पास है? शेयर होल्डर्स या ओनर्स के पास। अब इस डिविडेंड पे अगर डिविडेंड टैक्स है तो उनको डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। या तो इस इनकम पे अगर डिविडेंड टैक्स नहीं है तो पर्सनल इनकम टैक्स देंगे। उसके बाद वो अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर करने के बाद जो कुछ पैसा उनके पास बचेगा ये उनकी सेविंग्स होगी, ठीक है। और ये इंडिविजुअल सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने नाम से अगर कोई पैसा बैंक में जमा करती है तो वो कॉर्पोरेट सेविंग कहलाएगा, ठीक है। अब फाइनली हम देख लेते हैं एंड में कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 30.2% है, अप्रॉक्सीमेटली 30% कह लें फॉर रफ आइडिया। और जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के केस में वो है अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ जीडीपी, यानी हमारे जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 30%, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे सेविंग से ज़्यादा है, ठीक है। आज के लेक्चर में यहाँ तक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के क्या फैक्टर होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में भी हमने इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन देखा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन आईकॉर। लेकिन अगले लेक्चर में हम इसकी फर्दर एनालिसिस देखेंगे। तो आज के लिए लेक्चर्स को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच।